अगर आप मुझसे पिछले 2-3 दशक के बारे में पूछेंगे कि कौन सा ऐसा मोटरसाइकिल या टू व्हीलर ब्रांड रहा है जो कि एज एन आइकॉन बना है, मतलब न्यू जनरेशन एक आइकॉन बनकर उभर कर आया है, तो स्ट्रेट अवे मैं बोलूँगा बजाज पल्सर। दैट्स राइट। जब मैं स्कूल में था तब इसका वो गोल लाइट वाला मॉडल आया था और वो बहुत ही एस्पिरेशनल एक प्रोडक्ट था। जब मैं कॉलेज में था तब बहुत से लोगों के पास में था, मेरे पास नहीं था, बट एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट था मोस्ट यंगस्टर्स के लिए। आने वाली जनरेशंस के लिए भी सेम रहा। 150 सक्सेसफुल रहा, 180 रहा, 200, NS 200, बैक टू बैक बहुत सारे हमने जो चेंजेस देखे, बहुत सारे नए जो वेरिएंट्स या मॉडल्स देखे, वो सब सफल रहे और यंगस्टर्स के बीच में बहुत पॉपुलर रहे। पर वो नए जनरेशन मॉडल नहीं थे, वो इसके डिफरेंट वेरिएंट्स थे। इसी वजह से जब आप न्यू जनरेशन मॉडल एक इतने बड़े आइकॉन का लेकर आते हैं तो थोड़ा भी इधर से उधर नहीं कर सकते हैं आप। इट हैज़ टू बी परफेक्ट। और शायद इसी वजह से बजाज को लगभग 1 दशक लग गया, पूरे 10 साल लग गए बजाज पल्सर के न्यू जनरेशन मॉडल्स को लेकर आने में। और आज हमारे पास में, आज हमें सौभाग्य मिला है बजाज पल्सर 250 मॉडल्स को चलाने का। नमस्कार खमागणी दिव्य सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी। यू वाचिंग एसन स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट बजाज पल्सर 250s। Alright, so the first things first, looks। पल्सर एक इतना बड़ा ब्रांड रहा है कि हर जनरेशन या फिर जितने भी वेरिएंट्स या मॉडल्स आए हैं तो इन्होंने बहुत कुछ नया करने की जगह इवॉल्व उसे किया है। और एक्चुअली एक बड़े नेम प्लेट की यही निशानी होती है। ऐसा नहीं होता कि एक जनरेशन में बिल्कुल अलग दिख रहा है, दूसरे में कम्प्लीटली एकदम अलग दिख रहा है, वैसा नहीं होता। और वैसा ही आपको ये जो 250s हैं, नई पल्सर्स हैं, उसमें भी सेम नज़र आएगा। काफ़ी इवॉल्व्ड ये डिज़ाइंस आपको नज़र आती है। बट डिज़ाइन में जाने से पहले आपको बता दूं कि ये ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल से, ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल से मतलब है मेरा कि ब्रांड न्यू फ्रेम है। पहले आपको जहाँ पेरीमीटर फ्रेम मिलता था, अब स्टील ट्यूबुलर फ्रेम है जो कि थोड़ा वेट सेविंग में मदद करता है। उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। बट हाँ, नया फ्रेम हो गया। नया फ्रेम है तो नया इंजन भी है। नया 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड इंजन है। ऑयल कूलर आपको ऑफ कोर्स मिलता है, थोड़ा छोटा साइज़ का है अगर कंपेयर करेंगे आप सुजुकी जिक्सर 250 से। बट एक ब्रांड न्यू इंजन आपको मिलता है। सिंपल आपका फॉर्मूला यहाँ पे अपनाया गया है। और उस सिंपल फॉर्मूले से ये होता है कि एक गाड़ी की रिलायबिलिटी पे जब बात आती है, मतलब कई लोग बोल सकते हैं कि 4 वॉल्व भी आ सकता है, कई 200 सीसी की मोटरसाइकिल में 4 वॉल्व आते हैं। बट बजाज का कहना है कि भैया जितनी पावर हमें निकालनी थी, जितनी हमें टॉर्क निकालनी थी, जो लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, उससे भी ज़्यादा हम निकाल पा रहे हैं। और दैट इज़ मोर देन इनफ अगर आप सिंपल फॉर्मूला से जाएं। अगर आप ज़्यादा वैल्व बढ़ा देते हैं, ऑफ कोर्स तो वो ज़्यादा पावर के लिए करते हैं, बट इन्होंने सेम कॉन्फ़िगरेशन में वो पावर अचीव कर ली है। बट इंजन के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। अभी जैसे कि मैंने कहा कि ब्रांड न्यू आपको प्लेटफॉर्म या ब्रांड न्यू आपको फ्रेम मिलता है, ब्रांड न्यू आपको इंजन मिलता है। अब ब्रेक्स जो हैं वो एक्चुअली बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं। सस्पेंशंस की अगर आप बात करोगे तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक ही है, रेयर में अगर आप बात करोगे तो मोनोशॉक आपको सस्पेंशन मिल जाता है। पहली बार हुआ है, NS 200 में शायद बीच में आया था मोनोशॉक सस्पेंशन। अब फाइनली जो रेगुलर पल्सर्स हैं उसमें भी आपको देखने को मिलता है। अब जो फ्यूचर की जितनी भी पल्सर्स आएंगी वो इसी फ्रेम पर बेस्ड होंगी, ये क्लियर कर दिया है बजाज ने। दैट मीन्स एक नए दौर की बात है और नए फ्रेम की बात है। अब जैसे कि मैंने डिज़ाइन के बारे में बताया कि बहुत ज़्यादा इवॉल्व्ड लगता है। अगर आप दूर से देखोगे तो आपको कभी भी समझ में आएगा कि पल्सर ही है, बट कुछ अच्छे चेंजेस किए गए हैं जो कि इसे ज़्यादा मॉडर्न बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप हेडलैम्प की बात करोगे तो हेडलैम्प आपको LED प्रोजेक्टर्स मिलते हैं। पहले आपको हैलोजन प्रोजेक्टर्स मिलते थे। और आपको डे टाइम रनिंग लाइट भी मिलती है। बूमरैंग शेप में आपको यहाँ पे डे टाइम रनिंग लाइट मिलती है। इस साइड से अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो आपको एक चीज़ नज़र आती है जो कि अच्छी लगती है काफ़ी।
और अगर आप ये वाला वर्जन लेते हैं F250, F का मतलब है फेयरिंग, तो फेयरिंग वाला वर्जन लेते हैं, दैट मीन्स ये फेयरिंग जो आपको नज़र आ रही है, हाफ फेयरिंग, वो आपको यहाँ पे मिलती है। विंड स्क्रीन भी आपको मिलती है, थोड़ा विंड प्रोटेक्शन, विंड ब्लास्ट में आपकी मदद करती है। आज हमने चलाया तो डेफिनेटली वो फील होता है। आप जब हमने ट्रैक पे भी चलाया तो भी हमें वो फील हुआ कि हाँ, काफ़ी मदद करती है ये। बाकी जो ORVMs हैं उनका साइज़ बड़ा हुआ है, ज़्यादा वाइड व्यू देता है, ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा बेहतर आपको लगता है जब आप चलाते हो ट्रैफिक वाले एरियाज़ में या हाईवेज़ पे भी जो आप चलाते हो। और ये 2 वे एडजस्टेबल भी है, जो कि इनकी एक निशानी हो गई है ऑलमोस्ट। क्वालिटी लेवल्स की अगर आप बात करो तो क्वालिटी लेवल्स बेहतर हुए हैं। पेंट क्वालिटी इज़ फैंटास्टिक, बहुत अच्छे लगते हैं। ये एक्सटेंशंस एक्चुअली काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और जहाँ पर भी ब्रांडिंग हुई है, कलर सिलेक्शन है, मटेरियल सिलेक्शन है, वो आपको अच्छा लगने वाला है। कुछ जगह पे थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि थोड़ा सा बेहतर फिट एंड फिनिश हो सकती थी, बट कंपनी का कहना है कि ये अभी प्री प्रोडक्शन मॉडल है। जब प्रोडक्शन मॉडल फाइनली ग्राहकों को दिया जाएगा तो उस टाइम पर उनको वो सब चीज़ें करेक्ट करके दी जाएगी। वैसे मोरलेस सब कुछ अच्छा लग रहा है। सीट स्प्लिट सीट्स मिलती है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी सीट्स है, बहुत बढ़िया कंफर्ट है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। और पीछे वाला भी ऑफकोर्स थोड़ी सी उठी हुई है, स्प्लिट सीट हो गई है, थोड़ी उठी हुई है, जो कि स्पोर्टी जो मोटरसाइकिल्स होती है उनकी निशानी होती है। बट अच्छी बात यह है कि पीछे वाला भी आराम से बैठ सकता है, एकदम वो यामाहा R15 की जगह फर्स्ट फ्लोर पे आपको नहीं बैठना पड़ेगा, आप ऑलमोस्ट सेम लेवल पे बैठ सकते हैं। इफ़ योर वाइफ, योर गर्लफ्रेंड और योर फ्रेंड वांट टू सिट हियर, दे कैन डेफिनेटली डू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जॉस्ट जो है, एग्जॉस्ट का एक तो साइज़ भी काफ़ी छोटा है, चेंज हुआ है। और मैं अभी एग्जॉस्ट आपको सुनाई दे रहा था, और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, एक बार साइड स्टैंड हटाना पड़ेगा। एंड इट एक्चुअली साउंड्स रियली नाइस, काफ़ी ग्राउली, काफ़ी बेस है, काफ़ी डेफ्थ है इसकी आवाज़ में, बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी आवाज़ भी आपको पसंद आएगी डेफिनेटली। तो डिज़ाइन वाइज ये कुछ किया गया, ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं अच्छे खासे, आपको जो टेल लैंप है वो भी LEDs मिलती हैं, इंडिकेटर्स भी आपको दिए गए हैं, ऑफकोर्स वो भी अच्छा प्लेसमेंट है, कोई कहीं पे दिक्कत आपको नहीं नज़र आ रही है। एक USB पोर्ट आपको यहाँ पे दिया गया है और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको पार्ट डिजिटल और पार्ट एनालॉग दिया गया है। एनालॉग में है आपका टैकोमीटर, जो कि क्विंटेसेंशियल पल्सर की निशानी है, वो बरकरार रखी गई है। साथ में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल में कई सारी चीज़ें दी गई है, जिसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर आपको दिया गया है, आपका जो स्पीडोमीटर है वो डिजिटल में दिखाई देता है, फिर आपका जो फ्यूल गेज है वो आपको उसमें दिखाई देता है, और फ्यूल एफिशिएंसी आप कितनी निकाल पा रहे हैं, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी भी ये आपको दिखाता है, विच इज़ गुड। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। हाँ, ये USB पोर्ट दिया गया, बट फ़ोन कहाँ पे रखते हैं मोटरसाइकिल्स में, वो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो ये मेरे को थोड़ा सा यूजलेस लगता है फीचर, बट जनता को चाहिए तो उन्होंने दे दिया है। पर जनता को जनता को कनेक्टेड टेक्नोलॉजी फीचर्स भी चाहिए होते हैं, वो नहीं दिया गया। जैसे नेविगेशन सपोर्ट वगैरह अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, बट वो भी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। छोटी स्क्रीन्स में अगर टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी होता है, कई बार लेट या लैग की वजह से आप वो ढंग से यूज़ नहीं कर पाते हो। तो मोटे मोटे तौर पर कई सारे चेंजेस किए गए हैं, फिट एंड फिनिश थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, बट ओवरऑल इट्स प्रीटी गुड। अगर सीट हाइट की बात करोगे, मैं बैठ के दिखाता हूँ। बाय द वे मेरी जो हाइट है वो 5'6" के आसपास है, और आप देख पा रहे होंगे कि मैं बैठ पा रहा हूँ आराम से। और अगर आप जब गाड़ी चला रहे हो तो बहुत अच्छे से यहाँ पे टक इन होता है आपका पाँव, वो इसलिए क्योंकि एक तो सीट हाइट जो है वो आपको 795 mm मिल जाती है, ठीक है, और उसके साथ में जो टैंक है वो काफ़ी यहाँ पे आपको एक पाँव रखने के लिए जगह देता है, तो एक अच्छी शेप आ जाती है। और इसकी वजह से इनफैक्ट आपको 795 होते हुए भी ऐसा लगेगा कि थोड़ी और कम इसकी हाइट है, जो कि एक अच्छी बात है। तो अगर आपकी हाइट कम भी है तो भी आप चला पाएंगे, 5'4" भी होंगे तो आप चला सकते हैं, 5'6" उसके ऊपर होते हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सो दैट इज़ प्रीटी सॉर्टेड, कोई दिक्कत वहाँ पर है नहीं। तो डिज़ाइन वाइज लाइक आई सेड इवॉल्व्ड आपको नज़र आएगी। अब जब आप इसका 250N वर्जन लेते हैं, मतलब नेकेड वर्जन लेते हैं, तो ये जो फेयरिंग है ये हट जाएगी, विंडशील्ड हट जाएगा, और एक्चुअली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है या सेंट्रल कंसोल जो है वो ज़्यादा बेहतर लगता है N के साथ में, उसका जो नेकेड वर्जन के साथ में, क्योंकि वो इन्फिनिटी इसे बोला गया है, इन्फिनिटी कंसोल या इन्फिनिटी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बोला गया है, जो कि एक्चुअली लगता है कि ऑलमोस्ट है ही नहीं, क्योंकि बेजल्स कुछ नहीं है वहाँ पे, तो वो ज़्यादा बेहतर आपको लगती है। तो ये हो गई डिज़ाइन की बात। अब मुख्य मुद्दों पर आते हैं और परफॉर्मेंस की और बाकी सब चीज़ों की बात कर लेते हैं। एंड नाउ द हार्ट ऑफ द मैटर, दैट मीन्स हार्ट ऑफ द मोटरसाइकिल, दैट इज इंजन।
ब्रांड न्यू इंजन मिला है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि प्लेटफॉर्म फ्रेम जो है वो कम्प्लीटली नया है, दैट मीन्स इंजन भी जो है वो नया है। आज तक बजाज पल्सर के इतिहास में अगर आप देखोगे तो सबसे हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट का और सबसे ज़्यादा पावर वाला इंजन अब इसे मिला है। ये 249 सीसी का सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व SOHC सेटअप है, नो DOHC, नो लिक्विड कूलिंग, इट्स अ सिंपल एयर कूल्ड ऑयल कूलर के साथ में आपको दिया गया है। ये सब आपको दिया गया है, रादर सिंपल रखा गया है। और सिंपल रखने के पीछे लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कंपनी का कहना है कि हम सिंपल से रिलायबल भी रख पाए हैं और जितनी पावर हमें चाहिए, जितनी रिक्वायर्ड है इस सेगमेंट के हिसाब से, उतनी वो दे भी पा रहे हैं। पावर आउटपुट फिगर की अगर बात करें तो 24.5 bhp के आसपास पीक पावर आपको मिलती है, 21.5 न्यूटन मीटर्स के आसपास आपको पीक टॉर्क मिलती है, जो कि लगभग 6500 RPM के आसपास ही मिल जाती है। उसके बाद में काफ़ी फ्लैट आपको कर्व देखने को मिलेगा, टॉर्क कर्व मिलेगा। दैट मीन्स दो फायदे हैं, एक तो ट्रैक्टेबल ज़्यादा हो गई, लगभग 3000 3500 RPM के आसपास ही आपको अच्छी ठीक ठाक टॉर्क मिलने लग जाती है और पीक टॉर्क जो है वो आपको 6.5 पे ही मिलने लग जाती है, जो कि दिखाता है कि ट्रैक्टेबल ज़्यादा होगी। शहर में चला रहे तो ज़्यादा आपको गियर्स नहीं चेंज करने पड़ेंगे। गियर्स की बात करें तो आपको बता दूं कि आपको जो गियर बॉक्स है वो भी नया मिलता है। इट्स अ 5 स्पीड गियर बॉक्स। कई लोगों को लगता है कि 6 स्पीड क्यों नहीं दिया गया, जो कि जिक्सर 250 में आपको दिया जाता है। कंपनी का कहना है कि जो 6 स्पीड गियर बॉक्स अचीव कर पा रहा है वो 5 स्पीड यहाँ पे कर पा रहा है और क्लंकी नहीं है, बहुत ही स्मूथ है और स्लिप असिस्ट क्लच भी आपको मिल जाता है। दैट मीन्स क्विक डाउनशिफ्ट्स अगर आपको करने हो, जैसे कि आज हम ट्रैक पे कर रहे थे और रोड्स पे भी कई बार कर रहे थे, तो बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन होता है, बहुत ही मक्खनदार तरीके से होता है, कोई परेशानी आपको नहीं होती है, जो कि कई बार पुरानी पल्सर्स में आपको देखने को मिलता था। तो वो इन्होंने एड्रेस किया है। ऑलराइट, एक चीज़ जो मैंने पहले भी नोटिस की थी, फिर मेरे को लगा कि शायद मैं गलत हूँ। जब आप स्टैंड लगाते हो तो आपका पाँव ना ये फुटरेस्ट पे अड़ता है और ये फुटरेस्ट आप पीछे नहीं कर सकते। तो मतलब ये फुटरेस्ट की पोजीशन जो है वो थोड़ी डेफिनेटली बेहतर होनी चाहिए थी, क्योंकि एक्चुअली लगाना ना चैलेंज है। लग जाता है बट आपका पाँव घिसेगा बहुत ज़्यादा और ये पीछे होता नहीं है। दूसरा, अगर आपने देखा हो, ये एक्सपोज्ड पार्ट है, मैं उतर जाता हूँ, ये एक्सपोज्ड पार्ट है, मतलब लग रहा है कि अभी फिनिशिंग उतनी कुछ खास नहीं, मैंने पहले ही बोला था, तो वो कुछ एक चीज़ है। ऑल्सो मैंने परफॉर्मेंस में ये चीज़ बोली थी कि मुझे ट्रैक्टेबल लगी, कुछ कुछ पॉइंट पर ट्रैक्टेबल है, मतलब जब आप मिड रेंज में हो स्पेशली, जब आप शहर में होते हो तो बहुत फ्रीक्वेंटली आपको गियर शिफ्ट करने पड़ते हैं, मतलब थोड़ी भी देर के लिए ये सस्टेन नहीं कर पाता है। सो दैट बिकम्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम। वो जो टॉर्क, लो एंड टॉर्क है, वो थोड़ी और बेहतर डेफिनेटली होनी चाहिए थी। थ्रू आउट द रेव बैंड लगभग 9000 RPM के आसपास इसका पीक टॉर्क, इसका रेड लाइन आता है। वहाँ तक आपके पास में अच्छी टॉर्क, मतलब अच्छा ओवरटेकिंग आप कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर प्लानिंग आप कर सकते हैं, तो वो कोई दिक्कत है ही नहीं। इंजन रिफाइंड भी ज़्यादा हुआ है, बेहद रिफाइंड, पहले के मुकाबले काफ़ी रिफाइंड आपको लगने वाला है। तो ना तो और एनवीएच लेवल्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। कई पार्ट्स जो हैं, कंपोनेंट जो हैं, उन्हें चेंज किया गया है। फिट एंड फिनिश थोड़ी सी पहले से बेहतर हुई है, तो वाइब्रेशंस आपको डेफिनेटली नहीं फील होते हैं। स्मूथनेस तो इंजन में है ही है। तो इंजन वाइज आई थिंक दे हैव डन अ प्रीटी गुड जॉब। मेरे हिसाब से उनको पूरे नंबर मिलने चाहिए, तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। और गियर बॉक्स भी बहुत ही अच्छे से टैंडम में काम करता है। राइड क्वालिटी जब बात आती है तो सस्पेंशन में ऑफकोर्स क्योंकि चेंज किएंगे तो उसके बारे में बात करनी बनती है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक ही मिलता है, यूएसडी नहीं मिलता है। टेलीस्कोपिक प्रूवन ऑफकोर्स सस्पेंशन है, बट कई लोगों को उम्मीद होती है कि 250 सीसी में तो ऑफकोर्स यूएसडी मिलना चाहिए, तो वो यहाँ पे नहीं दिया गया। बट मुझे ऐसा लगता है कि रिलायबल है तो ठीक है, एज लॉन्ग इट्स रिलायबल इट्स गुड फॉर मी ऑनेस्टली। तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि पल्सर, रेगुलर पल्सर में पहली बार मिले हैं। NS200 में हम पहले देख चुके हैं, अब इसमें भी डेफिनेटली वो आ ही गए हैं, जो कि अच्छी बात है। सस्पेंशन ट्रैवल थोड़ा सा कम हुआ है ऐसा लग रहा है, बट उसके बाद भी ख़राब रास्तों पे, गड्ढों में, उबड़ खाबड़े में लेकर आप जा रहे हो तो अच्छे से ये उसको, जो गड्ढों को ट्रांसफ़र नहीं होने देता है, मतलब बहुत अच्छे से मैनेज करता है, बहुत अच्छा एब्जॉर्ब उन्हें कर पाता है, एंडुलेशंस हो, हाईवे के एंडुलेशंस हो। और सस्पेंशन, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ट्रैवल थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा टाइट लग रहा है। दैट मीन्स हाईवेज पे या क्विक आपको लेन चेंज करनी हो, सब करना हो तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली कर पाते हो। ब्रेक्स की जहाँ तक बात है, 300 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक है, रेयर में 230 mm का डिस्क ब्रेक है और सिंगल चैनल एबीएस दिया गया, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। मुझे लगता है कि वहाँ पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत थी। 250 सीसी मोटरसाइकिल में डुअल चैनल एबीएस मेरे हिसाब से होना चाहिए। और उस एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी कमी लगी, रेयर ब्रेक्स जो हैं वो उनमें उतनी अच्छी बाइट नहीं है। स्पेशली जब हम आज ट्रैक पे चला रहे थे, ऑफकोर्स उस
मोटरसाइकिल को बहुत ज़्यादा चलाया गया है ट्रैक पे, तो थोड़े बर्नआउट हो गए होंगे, टायर्स भी थोड़े बर्नआउट हो जाते हैं। उसके बाद में जो डिस्क आती है उस पर ही फ़र्क आता है, ब्रेकिंग पे ही फ़र्क आता है। बट जब मैंने ये रेगुलर जो ट्रैक पे नहीं चली उससे भी चलाया, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी बाइट थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, थोड़ा शार्प बाइट होना चाहिए था, वो आपको यहाँ पे मिसिंग लगने वाला है। तो उस पर डेफिनेटली काम करने की ज़रूरत है। तो पर इंजन अच्छा है, सस्पेंशन सेटअप मुझे अच्छा लगा, उसके अलावा गियरबॉक्स जो है वो अच्छा लगा, उसके ऑपरेशंस अच्छे लगे, इजी टू मनूवर है, मनूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है। वेट जो है गाड़ी का वो लगभग 164 kgs है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 164 फेयरिंग वाली वर्जन का 164 kgs है, जो कि ऑफकोर्स स्टैंडर्ड से अगर आप बात करोगे इस सेगमेंट के, थोड़ा सा कम होना चाहिए था, थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए था। बट अच्छी बात ये वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, 50-50 डिस्ट्रीब्यूशन आपको लगेगा फ्रंट और रेयर में, जिससे कि मैनेज करने से बहुत आसान हो जाता है। और सीट हाइट को भी थोड़ा कम रखा गया है, 795 mm के आसपास रखा गया है। दैट मीन्स कम हाइट होगी तो भी आप मैनेज ईजिली कर पाएंगे, बट थोड़ा सा वेट और कम हो जाता तो मज़ा ही आ जाता। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक इट्स रियली गुड। ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी। बाकी क्या बचा फ्यूल एफिशिएंसी, और उसके बारे में नहीं बताया तो आप नाराज़ हो जाएंगे, तो हम बता देते हैं। क्योंकि कंपनी का क्लेम है कि 35 kmpl है और एआरए सर्टिफाइड 39 kmpl है, तो हम कंपनी के क्लेम को थोड़ा रियलिस्टिक मान रहे हैं। और यूजुअली बजाज के जो रियलिस्टिक क्लेम होते हैं वो थोड़े रियल वर्ल्ड कंडीशंस के हिसाब से होते हैं। अगर आप आराम से चलाएंगे 80-100 के आसपास, तो आप 30 से 35 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। बहुत ही आराम से चलाएंगे तो 35 आराम से निकाल सकते हैं। ख़राब तरीके से चलाएंगे तो ऑफकोर्स उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी और फ्यूल के प्राइसेस ये सब चीज़ें कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, तमीज़ से चलाना है तो आराम से चलाइए, काम चलाइए, वो वाला हिसाब है। तो ओवरऑल आई थिंक मुझे काफ़ी पसंद आई है। एक अच्छा पैकेज, एक अच्छा परिपक्व ये मोटरसाइकिल लग रही है। और जब नेक्स्ट जनरेशन आए तो परिपक्वता दिखनी भी चाहिए, वो मैच्योरिटी दिखनी भी चाहिए। प्राइस की जहाँ तक बात है, प्राइस 2 वेरिएंट है, एन वेरिएंट है, मतलब नेकेड वर्जन है, और एक एफ वेरिएंट है जो फेयर्ड वर्जन है। नेकेड वर्जन 1,38,000 एक शोरूम दिल्ली पे लॉन्च हुआ है, और जो फेयर्ड वर्जन है ये वाला वो 1,40,000 पे लॉन्च हुआ है। 2,000 का डिफरेंस है मात्र दोनों में। तो कोई दिक्कत उतनी ज़्यादा है नहीं, बट मुझे लगता है कि थोड़ी सी और एग्रेसिवली प्राइस हो जाती है तो मज़ा आ जाता। स्पेशली FZ25 की जब आप देखते हो तो 5-7 हज़ार रुपये उसकी प्राइस कम है, तो उस हिसाब से आपको लगता है, बट उसका फिर परफॉर्मेंस भी कम है, तो उस हिसाब से ठीक ठाक इनकी जो ये पैसे मांग रहे हैं, ठीक ठाक मांग रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे ऑलमोस्ट हर चीज़ हमने कवर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी सवाल रह गए हो तो मुझे माफ़ कीजिए, और आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।